Dear student, I will explain you two important section of Indian Penal Code. One, section 95, and another section 96. Section 95 and 96 both are the part of fourth, which is known as general exception to the Indian Penal Code. As we all know that part fourth or the chapter fourth of Indian Penal Code is such chapter where although act it appears like to an offense, but the actor is not punished and he enjoys the benefit of जनरल एक्सेप्शन. इस चैप्टर में, जिसको हम चैप्टर फोर्थ कहते हैं, ऐसे एक्ट आते हैं जिनमें उन एक्ट का करने वाला उसके एक्ट से ऐसा लगता है कि वो ऑफेंस तो कर रहा है, बट उसका जो ऑफेंस है वो माफी योग्य है, एक्सक्यूजेबल है. बिकॉज ऑफ दिस कि वो जनरल एक्सेप्शन पार्ट फोर्थ में आता है. तो सेक्शन 95 में जो प्रोविजन है वो इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है दैट नो पर्सन कैन लिव और कैन easily do his daily routine work without causing some small harm to any other person. Meaning thereby ये सेक्शन इस थीम पर बेस करती है कि आमतौर पर ये जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में हर आदमी को किसी न किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी या दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी या उसकी हेल्प के बगैर नॉर्मल लाइफ कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जनरल लॉ ये बोलता है कि नो बडी शुड टच द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट. और अगर ये टच करता है तो ये आईपीसी के बहुत से सेक्शंस हैं जिनमें ये ऑफेंस हो जाता है. जैसे किसी के अगेंस्ट बिल किसी ने किसी की बॉडी को टच कर दिया तो या तो 354, 350, 351 या फिर अगर विक्टिम वोमेन है तो 354 मैक्शनेबल हो जाता है. बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है या ऐसी सर्कमस्टांसेज आती है जब अनवांटेड किसी की बॉडी किसी से टच हो जाती है. सपोज रेलवे स्टेशन पर या सोशल गैदरिंग में या क्राउड वाले एरिया में किसी को किसी का धक्का लग जाता है, किसी का पैर किसी पर पड़ जाता है,
तो ये ऑफेंस तो है, इलीगल एक्ट तो है। बिकॉज ऑफ दिस एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू बी केयर। बट कहते ना कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि दूसरे को हम टच ना करें, और वो टच कोई ऐसा हार्मफुल एक्ट नहीं होता है कि किसी दूसरे को ऐसी इर्रिपेरेबल लॉस हो जाए। ऐसा आमतौर पे जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ये ऐसे एक्ट होते हैं जिनके अगेंस्ट में a person of ordinary prudent or the person of ordinary sense would not have proceed in court. मीन्स 95 में ये कहा गया कि वो एक्ट कोई ऑफेंस नहीं है जिन एक्ट से भले ही हार्म होती हो या हार्म होने की किसी को पॉसिबिलिटी हो। तो जिनको हार्म होती है वो ऐसे एक्ट होते हैं, इतने छोटे एक्ट होते हैं कि उन एक्ट के अगेंस्ट में कोई पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट या जनरल सेंस का आदमी कोर्ट नहीं जाएगा, लॉ नहीं की मदद नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा। तो ऐसे एक्ट कोई ऑफेंस नहीं होते। सेक्शन 95 प्रोवाइड नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense or the temper would complain of such harm. Simple, what says this section? कि कोई एक्ट नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ड्यू टू हार्म which is intended to cause or likely to be caused, but the caused harm so slight, so petty, so small, thereof the person of ordinary sense or temper would not complain against such harm. कि कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, या सिर्फ एक्ट इसलिए ऑफेंस नहीं है कि उससे किसी को हार्म हुई है या वो हार्म इंटेंशनली की गई है, बट वो हार्म इतनी छोटी है, वो हार्म इतनी पैटी नेचर की है, इतनी ट्रिफल नेचर की है कि एक कॉमन सेंस का आदमी उस हार्म के अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जाएगा, लॉ की शरण में नहीं जाएगा, पुलिस में नहीं जाएगा। ऐसे ट्रिफलिंग एक्ट को इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं माना गया है। बट इस सेक्शन में यह नहीं कहा गया है कि कौन सा एक्ट ट्रिफल होगा, कौन सा नहीं होगा, या कोई एक्ट एक्शनेबल नहीं है या कोई एक्ट के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जाएगा। ये टेस्ट जो है फैक्ट, प्लेस, टाइम और अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं लोगों के। इंडिया के सारे पार्ट में, सारे कॉर्नर्स में कहीं पर कुछ वर्ड एक जगह बोलना वो फैशन होती है, वही वर्ड अगर आप किसी दूसरी जगह बोल देते हैं तो वो इंसल्टिंग वर्ड होती है। वो इंसल्टिंग वर्ड होते हैं और जिसके अगेंस्ट में लोग इंसल्ट या डेफेमेशन की कार्रवाई करते हैं।
और वही वर्ड किसी दूसरे लोकेलिटी में एक जनरल वर्ड होते हैं, कॉमन प्रैक्टिस होती है, तो वहां पे वही वर्ड ट्रिपल एक्ट होता है, जिसके अगेंस्ट लोग कोर्ट नहीं जाते हैं। तो कौन सा एक्ट ट्रिपल एक्ट है, कौन सा एक्ट नहीं है, ये डिपेंड करेगा फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे, विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। बट सेक्शन 95 डज नॉट रिप्लाई आप सच इशूज। सेक्शन 95 ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इशूज का कोई रिप्लाई नहीं देता है जिसमें ट्रिपलिंग एक्ट की डेफिनेशन दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, और कौन से ट्रिपलिंग एक्ट होते हैं? सपोज क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे का पेन ले ले, दूसरे की बुक को थोड़े समय के लिए पढ़ने के बाद लौटा दे, या किसी की बोतल से पानी पी लिया, तो ये ऐसे एक्ट हैं कि ये अनऑथराइज तो हैं, इलीगल हैं। जैसे किसी की बोतल ले ली, पानी पी लिया, किसी का पेन उठा लिया लिखने के लिए, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, थेफ्ट तो है, थेफ्ट की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि थेफ्ट के लिए जरूरी है कि किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को बगैर उसके कंसेंट से ले लेना थेफ्ट होता है। मगर ये इतना ट्रिपलिंग एक्ट है, इतनी छोटी हार्म है कि एक पर्सन ऑफ अर्नी प्रूडेंट, एक सामान्य आदमी इसके लिए कोर्ट नहीं जाता। एक सामान्य आदमी, जनरल सेंस का आदमी इसके लिए एफआईआर लॉज नहीं कराता। तो ऐसे एक्ट को हम ट्रिपलिंग एक्ट कहते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है कि कभी कभी एक दूसरे की हेल्प लेना ही पड़ती है। वैसे ही सपोज हम घूमने जा रहे हैं और बीच में किसी का गार्डन पड़ता है, आम का पेड़ है लगा हुआ, उसमें से एक आम तोड़ के खा लिया, सिर्फ एक, और चल दिए। तो एक आम तोड़ लेना, या किसी के गार्डन में से या किसी के खेत से एक पेड़ उखाड़ लेना, चने का पेड़ जो हरा होता है उखाड़ लेना, और लोग उसको खाने लगे, तो ये लीगल एक्ट तो नहीं है, बट ये इसलिए ऑफेंस नहीं होगा कि इससे हार्म हो रही, बिकॉज ऑफ दिस कि एक पेड़ उखाड़ने पर कोई कोर्ट थोड़ी जाएगा, एक आम तोड़ने पर एक जनरल कॉमन सेंस का आदमी कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसे एक्ट को ट्रिपलिंग एक्ट कहते हैं। और ट्रिपलिंग एक्ट का मतलब कि उस एक्ट से हार्म तो हुई है लेकिन बहुत छोटी है, और वो इंटेंशन से की गई है। हार्म इतनी छोटी है कि एवरेज मैन कोर्ट नहीं जाएगा, तो ऐसे एक्ट कोई ऑफेंस नहीं होंगे। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 95, सेक्शन 95 के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सेक्शन 95 का पहला एसेंशियल ये है, पहला एसेंशियल एलिमेंट ये है कि द एक्ट मस्ट बी डन इंटेंशनली। जानबूझ के ऐसा एक्ट किया गया। सेकंड, वो एक्ट हार्मफुल हो, that means the act which is done with intention should be harmful. और थर्ड, वो हार्म इतनी छोटी है, इतनी स्लाइट है कि उससे कॉमन सेंस का आदमी बियर करने की कैपेसिटी करता है, या जनरली बियर करता है।
मतलब हार्म बहुत ट्रिफल है। अब कहां पर कौन सी हार्म ट्रिफल है, कहां पर वो बियरेबल है, कहां पर बियरेबल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सपोज कि जो बहुत ही पुअर पर्सन है, पुअर स्टूडेंट है, उसका एक पेन उठा लिया तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी लॉस है, 100 रुपए के बराबर है। और वही एक वेल्दी या जो रिच पर्सन है, उसके लिए वो 5 रुपए का पेन ट्रिपलिंग एक्ट है। तो ये कौन सा एक्ट, कहां पर ट्रिपलिंग एक्ट है, कहां पर हार्मफुल है, कहां एक्शनेबल है, कहां नहीं है, ये सब फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। और सेक्शन 95 का जो लास्ट एलिमेंट है कि वो जो एक्ट किया गया है वो ऐसे नेचर का हो कि उससे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट का पर्सन कोर्ट नहीं जाएगा, तो फिर ये सेक्शन 95 का एडवांटेज किसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये सेक्शन 95 हुई। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 is the novel, essential and useful section for everyone. Section 96 up to 106. These whole sections are deal with a right of private defense of property and body. Before starting section 96, I would like to draw your attention towards the historical background and ethics hidden behind section 96 up to 106. In general practice or in common parlance, it is well settled law of the India that no person can take the law into their own hands. कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। Because of this, it is the duty of a state, it is the power of a state to exercise force against culprit and to save the property and body of the person, to protect the society from offenses and harm. It's the duty and power which is vested into the hands of state or the government. But this is not the right of a common man that at their own will any person may take law in their own hands. किसी को ये राइट नहीं होता है कि वो खुद कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून को हाथ में लेना इटसेल्फ एक ऑफेंस है। बट इस प्रिंसिपल को अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं या ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर ये प्रिंसिपल वर्क करेगा तो इससे भी अनजस्टिस होगा। Because of this,
There are some circumstances in which person cannot wait for the assistance of police or law or the court. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जब अगर कोई विक्टिम या कोई व्यक्ति कानून का इंतजार करेगा, पुलिस का इंतजार करेगा, कोर्ट का वेट करेगा और कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, तो शायद उसको इररेपेरेबल लॉस हो जाती है, विच कैन नॉट बी रिकवर इन लाइफ. अगर कोई ऐसी मजबूरी में है कि पुलिस का इंतजार ही जब तक करेगा या कोर्ट तक जाने का वेट करेगा, तब तक उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर उसको रिकवर नहीं कर सकता वो. तो ऐसी सिचुएशन में हर आदमी को कानून अथॉरिटी देता है कि अगर आपको ऐसी लॉस हो रही है जिसकी रिपेयर कभी नहीं हो सकती, तो डोंट वेट फॉर पुलिस असिस्टेंस, डोंट वेट फॉर असिस्टेंट फ्रॉम कोर्ट, एंड डोंट वेट फॉर रिलीफ बाय द लॉ. In that situation, you may exercise your force, you may exercise your right of private defense, you may defend your property by exercising all means, you may exercise a force to defend your body, property, society, and whatsoever. One thing is also here remarkable, that right to remove the difficulty or remove the offense is not confined only to defend your own body or property, but you can also exercise the force in order to defend the property of other, the body of other, as if that property or body belong to yourself. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो सिर्फ इतना अनलिमिटेड है, बट रेस्ट्रिक्शन भी है इस पर, एब्सोल्यूट राइट नहीं है. देखिए, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है बड़ा बैलेंसिंग लॉ है कि जहां किसी को कोई पावर या फोर्स एक्सरसाइज करने का राइट देता है तो हर स्टेप पर उससे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही पावर एक्सरसाइज करें, और जब एक्सट्रीम नीड हो तभी एक्सरसाइज करें. इंटेंशनली पावर को एक्सरसाइज यूजलेस आप नहीं कर सकते. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 96 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जिसमें हर कोई अपने प्रॉपर्टी को, बॉडी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी करे तो ये ऑफेंस नहीं होगा. और ये बिल्कुल जस्टिफाइड प्रोविजन है कि भाई जब कोई किसी को इमीडिएट खतरे में डाल रहा है तो विक्टिम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पुलिस का वेट करे, कि वो लॉ का वेट करे, या वो कोर्ट से जस्टिस का वेट करे. ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बहुत कई जूरिस्ट जिसको जस्टिफाइड करते हैं, बेंथम इसको जस्टिफाइड करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कई जूरिस्ट भी इसको जस्टिफाइड करते हैं.
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आर अनअवॉइडेबल in order to defend our body. Now come on section 96 of Indian Penal Code. 96 of Indian Penal Code provides that nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. वैसे आगे की जो सेक्शन है वो स्पेसिफाइड सेक्शंस है, बट दिस सेक्शन 96 is general in nature. Whatever provision is made here, that is only nothing is an offense which is done in exercise of a right of private defense of own. मतलब आप अपनी सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग में जो कुछ भी करें वो कोई ऑफेंस नहीं होगा. मीन्स 96 में ना तो ये बतलाया गया है कि इसकी लिमिट क्या है, और ना ही 96 में ये बतलाया गया है कि इस सेक्शन में आप अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकते हैं, या कि आप अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं या कि दूसरे की बॉडी को डिफेंड कर सकते हैं. ये कुछ नहीं बताया. और ना 96 में ये बतलाया गया है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में आप कितनी हार्म कर सकते हैं, बॉडीली हार्म कर सकते हैं या प्रॉपर्टी की हार्म कर सकते हैं कल्प्रिट की. ऐसा कुछ नहीं बतलाया गया. और 96 में यह भी नहीं है कि इस राइट को एक्सरसाइज आप कब कर सकते हैं और कब ये एंड हो जाएगा. वॉट एवर थिंग विच इज सेड इन 96, दैट इज ओनली एंड ओनली provided that nothing is an offense which is done in exercise of right of private defense. This section lays down the general principles of defense, but it does not mean that section 96 is absolute, unrestricted or unconditional. The framer of Indian Penal Code was very much alert that before entrusting the power of exercising the power to take the law into their own hands should be conditional and subject to the watch and subject to vigilance. So, but general जो इसमें कहा गया है कि कोई भी एक्ट आप प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, सपोज अगर कोई आपको मार रहा है तो आप उसको मार सकते हैं. कोई आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की हार्म को रुके आप वो एक्ट कर सकते हैं. पर अगर आप वो एक्ट करते हैं तो उससे अगर कोई हार्म हो जाती है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है. सपोज somebody is giving you blow, आपको कोई धक्का मार रहा है, and in order to defend your body, if you give him blow and he falls and got injury, then you have not done anything wrong. So in next lecture I will discuss in detail
the further sections of right of private defense, of property, body, and notes of these both section will be uploaded on MIS. Thank you.